क्रॉसफील्ड का चीफ मार्थर अपने ऑफिस में मौजूद था। उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, आंखों में तेज चमक थी। पाकेशिया से दुनिया की कीमती तरीन धात के 13 पैकेट्स, जिनमें से हर पैकेट में 1000 ग्राम खालिस बेरिलियम धात थी, पाकेशिया से क्रीमिया पहुंच चुकी थी और पाकेशिया के हुकाम और पाकेशिया की तमाम एजेंसियों में से किसी को भी इसका इल्म तक न हो सका था। ये वाकई ऐसा कारनामा था जिसकी तफसील का इल्म हुआ तो साइंस सेक्रेटरी तो क्या, चीफ सेक्रेटरी तक ने उसे फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी। हत्ता कि अभी अभी एक्रेमिया के सदर ने भी उसे फ़ोन करके उसकी तारीफ़ की थी। यही वजह थी कि वो इस वक्त इंतहाई खुश नज़र आ रहा था। मार्थर को डैनी और मार्टी का इंतज़ार था, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला तो डैनी और मार्टी दोनों अंदर दाखिल हुए तो मार्थर ने खिलाफे मामूल उठकर न सिर्फ उनका इस्तकबाल किया बल्कि उनसे बाकायदा मुसाफे भी किया। खुशी उनके अंग अंग से फूट रही थी। ग्रैंड विक्ट्री बॉस, डैनी ने कहा। ग्रैंड विक्ट्री, मार्थर ने बाकायदा नारे के से अंदाज में जवाब दिया और फिर तीनों ने मिलकर ग्रैंड विक्ट्री फॉर एक्रेमिया का नारा बुलंद किया और ऑफिस इस नारे से गूंज उठा। तुमने वो कारनामा सर अंजाम दिया है कि एक्रेमिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अब एक्रेमिया इस धात की वजह से न सिर्फ ऐसे मिसाइल बना सकेगा जिस पर किसी मिसाइल शिकन हथियार का असर ना हो सकेगा, बल्कि अब इस धात से ऐसे खिलाई जहाज़ तैयार किए जाएंगे जो खिला में सदियों तक काम करते रहेंगे। एक्रेमिया इस धात की वजह से दुनिया का नाकाबिले तस्खीर मुल्क बन जाएगा। ग्रैंड विक्ट्री फॉर एक्रेमिया, मार्थर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। चीफ, ये सब आपकी रहनुमाई की वजह से हुआ है, डैनी ने कहा। हाँ चीफ, हमें आप पर फख्र है, मार्टी ने भी कहा। नहीं, तुम दोनों ने इस अंदाज में काम किया है कि मुझे तुम्हारी कारकर्दगी पर फख्र है, मार्थर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने साइड रैक से एक शराब की बोतल उठाकर मेज़ पर रखी और फिर निचले रैक से 3 गिलास उठाकर रखे और फिर बोतल का ढक्कन खोलकर उसने तीनों गिलासों में शराब डाली और एक एक गिलास सामने बैठे डैनी और मार्टी के सामने रखकर तीसरा गिलास उसने उठा लिया और फिर तीनों ने ग्रैंड विक्ट्री मिशन के इजहार के लिए एक दूसरे से जाम टकराए और शराब पीने लगे। चीफ, आप हमें सिर्फ शराब पर ही नहीं टरखा सकते, आपको दावत देनी होगी, डैनी ने कहा तो मार्थर बेइख्तियार हंस पड़ा। हाँ, मैं खुद भी यही चाहता हूँ, लेकिन कुछ रोज़ ठहरना पड़ेगा क्योंकि मैं इस मिशन में नुमायां काम करने वाले हर आदमी को इस दावत में शरीक करना चाहता हूँ। पाकेशिया में 2 आदमी हैं, इंजीनियर स्मिथ और हेनरी, जबकि काफरिस्तान से रोनाल्ड और किरण सिंह को बुलाऊंगा, फिर दावत होगी, मार्थर ने कहा। यस चीफ, इस मिशन की कामयाबी में कलीदी किरदार तो इंजीनियर स्मिथ का है। उसके बाद हेनरी ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उन्हें ज़रूर इस दावत में शामिल होना चाहिए, मार्टी ने कहा तो मार्थर ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो मार्थर ने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास मेज़ पर रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। पाकेशिया से इंजीनियर स्मिथ की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्थर बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह अच्छा, बात कराओ। वो मालूम करना चाहता होगा कि ग्रैंड विक्ट्री मिशन मुकम्मल हो गया है या नहीं, कराओ बात, मार्थर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। हेलो, इंजीनियर स्मिथ बोल रहा हूँ। दूसरे लम्हे इंजीनियर स्मिथ की आवाज़ सुनाई दी तो लाउडर की वजह से इस बार आवाज़ डैनी और मार्टी को भी वाज़े तौर पर सुनाई दी। मुबारकबाद हो इंजीनियर स्मिथ, तुम्हारी आला तरीन कारकर्दगी की वजह से ये मिशन शानदार तौर पर मुकम्मल हो गया है। गुड शो, तुम्हें उसका भारी इनाम दिया जाएगा, मार्थर ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। थैंक्स गॉड, वरना मैं तो हेनरी की लाश देखकर परेशान हो गया था। दूसरी तरफ से इंजीनियर स्मिथ ने कहा तो मार्थर के साथ साथ डैनी और मार्टी भी बेइख्तियार उछल पड़े। इन तीनों के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तसरात ऊपर आए थे। क्या कह रहे हो? हेनरी को हलाक कर दिया गया है? क्यों, कब और किसने ऐसा किया है? मार्थर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ,
मैं हेनरी से पहली बार मिला था, लेकिन मैं उसकी कारकर्दगी देखकर उससे बेहद मुतासिर हुआ था। मैंने वापस आने के काफ़ी देर बाद उसे फ़ोन करके मज़ीद पेशरफ्त मालूम करने की कोशिश की ताकि मुझे इत्मीनान हो सके कि काम मुकम्मल हो गया है या नहीं, जिस पर मुझे बताया गया कि हेनरी की लाश क्लब के अकब में उसकी रिहाइशगाह से मिली है। किसी ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया है। मैं ये सुनकर बेहद हैरान हुआ। मेरे पूछने पर कि ऐसा किसने किया है तो मुझे बताया गया कि कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस इंक्वायरी कर रही है। मैंने पुलिस थाने के बारे में मालूम करके वहां थाने में फ़ोन किया। वहां से मुझे मालूम हुआ कि एक नौजवान को इसके घर में जाते देखा गया है, उसे तलाश किया जा रहा है। और बॉस, इस पुलिस इंस्पेक्टर ने यह बताया है कि हेनरी की नाक के दोनों नथने भी आधे से ज़्यादा कटे हुए हैं। बकौल इंस्पेक्टर, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तेज़ खंजर के वार करके उसकी नाक के दोनों नथने काट दिए हों। और उसकी लाश जिस हालत में मिली है उसके मुताबिक उसे कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से बांध दिया गया था। मैं ये सारी बातें सुनकर बेहद परेशान हो गया, इसलिए मैंने फ़ोन किया। आपने बहरहाल खुशखबरी सुना दी है कि मिशन मुकम्मल हो गया है, वरना मुझे बेहद बेचैनी का सामना था। इंजीनियर स्मिथ ने मुसलसल बोलते हुए कहा, हाँ, मिशन तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन तुमने ये अजीब और तशवीशनाक खबर सुनाई है। बहरहाल अब मुर्दे को तो जिंदा नहीं किया जा सकता, जो हो चुका है वो हो चुका, लेकिन उसके कातिलों को सामने आना चाहिए। ओके, मैं खुद ही उसका कोई बंदोबस्त करूंगा। गुड बाय, मार्थर ने कहा और रिसीवर रख दिया। अजीब बात है, नथने आधे से ज्यादा कटे हुए हैं, क्यों? मार्थर ने रिसीवर क्रेडल पर रखकर डैनी और मार्टी की तरफ देखते हुए कहा। यह इंतहाई तशवीशनाक खबर है चीफ, डैनी ने इंतहाई संजीदगी से कहा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के तसरात नुमाया थे। इंतहाई तशवीशनाक से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा ख्याल है कि वो किसी गैंग वार में मारा गया है। ऐसे लोगों की जान तो हर वक्त खतरे में रहती है, मार्टी ने जवाब देते हुए कहा। असल बात ये नथने काटने वाली है, क्योंकि ये बात तमाम लोगों के इल्म में है कि पाकेशिया सिगरेट सर्विस के लिए काम करने वाले एजेंट इमरान को जब मुसद्दका इत्तलात चाहिए होती हैं तो वो नाक के दोनों नथने तेज़दार खंजर से काट देता है और फिर पेशानी पर उभर आने वाली रग पर ज़रब लगाता है तो आदमी का शऊर ख़त्म हो जाता है और लाशऊर सामने आ जाता है, और फिर लाशऊर में मौजूद हर बात वो आदमी खुद ब खुद बता देता है। इसलिए इस इत्तला का मतलब है कि हेनरी तक इमरान पहुंचा है और उसने उसके लाशऊर से हर बात मालूम कर ली होगी, डैनी ने कहा। ओह, अगर ऐसा है भी सही तो फिर क्या हुआ? हम तो कामयाब हो चुके हैं। धात मुकम्मल तौर पर हिफाजत से स्पेशल लेबॉर्ट्री तक भिजवा दी गई है। अब अगर उसे मालूम भी हो जाए तब भी वो क्या कर सकता है? अब धात उसे वापस तो मिलने से रही, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, यही एक प्लस पॉइंट हमारे हक में है, लेकिन अगर इमरान या पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को इसका इल्म हो चुका है तो वो लाजमन अब उसे दोबारा हासिल करने के लिए एक्रेमिया पहुंचेंगे, डैनी ने कहा। पहुंचते रहें, अब हमारी इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने उसे पाकेशिया से हासिल करके हुकूमत के हवाले कर दिया है। अब उसकी हिफाजत दूसरी मुतलका एजेंसियों के ज़िम्मे होगी, हमारे नहीं। इसलिए हमें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी एजेंसियां खुद ही काम करती रहेंगी, मार्थर ने कहा। तो डैनी और मार्टी के सोते हुए चेहरे उसकी बात सुनकर नॉर्मल हो गए। चीफ, आपने दावत में इंजीनियर स्मिथ और हेनरी को शामिल करने की बात की थी। अब पाकेशिया से सिर्फ इंजीनियर स्मिथ को ही बुलाया जाएगा, मार्टी ने कहा। हाँ, अब मजबूरी है, मार्थर ने सर हिलाते हुए कहा। चीफ, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मामलात गड़बड़ हो चुके हैं। आप जिस कदर जल्द हो सके दावत कर दें, मार्टी ने कहा। तो मार्थर और डैनी बेख्तियार हंस पड़े। दावत खाकर तुम्हारी छठी हिस्स शांत हो जाएगी, डैनी ने हंसते हुए कहा। मार्टी ठीक कह रही है। हेनरी की लाश का सुनकर मुझे बेहद शक पहुंचा है। हमें 1-2 रोज में इस मिशन की दावत खाकर उसे फाइनल कर देना चाहिए। मैं इंजीनियर स्मिथ को कॉल करके बुला लेता हूं, उसे यहां तक आने में 2-3 रोज तो लग ही जाएंगे, मार्थर ने कहा।
हेनरी की मौत की वजह से वो मुझे खासा परेशान लगा है, इसलिए उसका मूड बदलने के लिए जल्द बुला लें। यहाँ उसका जहन बट जाएगा, डैनी ने कहा तो मार्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। पाक एशिया में इंजीनियर स्मिथ से मेरी बात कराओ, मार्थर ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो मार्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इंजीनियर स्मिथ को 10 मिनट पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने गिरफ्तार कर दिया है और फैक्ट्री को भी क्लोज करके सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ से मार्थर की सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी तो वो तीनों ही ये बात सुनकर बेइख्तियार उछल पड़े। किसने बताया है तुम्हें? मार्थर ने हल्के बल चीखते हुए कहा। इंजीनियर स्मिथ के असिस्टेंट जोसेफ ने फोन अटेंड किया है, वो लाइन पर हैं, बात करें, सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। हेलो, मार्थर बोल रहा हूं, मार्थर ने कहा। मैं इंजीनियर जोसेफ बोल रहा हूं सर, दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है वहां? इंजीनियर स्मिथ कहाँ है? मार्थर ने तेज लहजे में कहा। जनाब, 10 मिनट पहले महकमे मादनियात के अफसरान और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद ने रेड किया है। इंजीनियर स्मिथ को उन्होंने इस इल्जाम में गिरफ्तार कर दिया है कि उसने यहां से इंतहाई कीमती और नायाब धात निकालकर हुकूमत के इल्म में लाए बगैर एक्रेमिया भिजवा दी है। फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है और हमें इस फैक्ट्री में ही ताहुक्म सानी नजर बंद कर दिया गया है और इंजीनियर स्मिथ को वो अपने साथ ले गए हैं। इंजीनियर जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड। ठीक है, मैं आला सतह पर उसे रिहा कराने और तुम लोगों की हिफाजत के लिए कहता हूँ, मार्थर ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। इसका मतलब है बॉस कि हम फौरी निकल आए हैं, वरना वो इस धात पर भी कब्जा कर लेते। यकीनन इंजीनियर स्मिथ के बारे में उन्हें मालूमात हेनरी से मिली होंगी, डैनी ने कहा। हाँ, अब तो मुझे भी महसूस हो रहा है कि अगर तुम्हारी वहां से फौरी निकलने की कोशिश कामयाब न होती तो ये धात भी हमारे हाथ से निकल सकती थी, मार्थर ने कहा और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। अब क्या हो गया है? मार्थर ने बुड़बड़ाते हुए कहा और रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। सेक्रेटरी साइंस साहब की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी ने कहा। कराओ बात, मार्थर ने तेज लहजे में कहा। लाउडर का बटन प्रेस होने की वजह से आवाज सबको सुनाई दे रही थी। सेक्रेटरी साइंस का सुनकर डैनी और मार्टी भी चौंक पड़े थे। हेलो, एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मार्थर बोल रहा हूं जनाब, फरमाइए, मार्थर ने कहा। आला हुकाम ने तुम्हारी एजेंसी की कारकर्दगी पर तुम्हें मुबारकबाद दी है। हत्ता कि सदर साहब ने भी तुम्हें फोन करके मुबारकबाद दी है, जबकि तुम्हें और तुम्हारी एजेंसी के अफराद को एक्रेमिया को बेइज्जत करने पर गोली मार देनी चाहिए। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी साइंस ने चीखते हुए लहजे में कहा। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मार्थर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसे वाकई समझ न आ रही थी कि सेक्रेटरी साइंस जैसा हुकूमत का आला ओहदेदार ऐसी फजूल बातें क्यों कर रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी एजेंसी के अफराद को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दूं, सेक्रेटरी साइंस ने मजीद चीखते हुए कहा। आखिर हुआ क्या है जो आप इस कदर गुस्से में हैं? मार्थर ने आखिर जिद होकर झुलाए हुए लहजे में कहा। तुमने जो पैकेट्स भिजवाए हैं और दावा किया है कि उन पैकेट्स में दुनिया की सबसे कीमती और नायाब बेरिलियम धात है, लेकिन उन तमाम पैकेट्स में आम टाल्कम पाउडर भरा हुआ है। बोलो, तुम्हें गोली क्यों न मार दी जाए? बोलो, सेक्रेटरी साइंस ने अपने ओहदे का ख्याल रखे बगैर इंतहाई उसीले लहजे में चीखते हुए कहा। तो मार्थर, डैनी और मार्टी तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके चेहरों पर पथरीलापन आ गया था। हेलो, हेलो, सेक्रेटरी साइंस ने अपनी बात का जवाब न मिलने पर यकलख्त चीखते हुए कहा।
ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पैकेट्स इंजीनियर स्मिथ जैसे माहिर ने तैयार कराए और फिर ये पैकेट्स खुद इंजीनियर स्मिथ ने बंदरगाह पर पहुंचाए, जहां से डैनी और मार्टी ने उन्हें अपने साथ लॉन्च में रखकर आगे बढ़े। फिर उन्हें और पैकेट्स को एक हेलीकॉप्टर ने पिक करके काफिरिस्तान दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। वहां चार्टर्ड तैयारा मौजूद था। डैनी और मार्टी ने वो पैकेट्स जहाज कार्गो में अपने सामने रखवाए और चार्टर्ड तैयारा काफिरिस्तान से उड़कर 18 घंटों में एग्रेमिया पहुंचा। डैनी और मार्टी ने खुद इन पैकेटों को साथ लेकर सीधा स्पेशल लेबॉर्ट्री में पहुंचाया और उनकी बकायदा रसीद ली। अब आप बताइए कि ये पैकेट्स कैसे गलत हो सकते हैं, रास्ते में तब्दील कैसे हो सकते हैं, और पाकिस्तान में किसी को ये इल्म ही न था कि वहाँ किसी वादी में यह धात थी और किस तरह निकाली गई और कब निकाली गई है। इस तरह किसी को इल्हाम तो नहीं हो सकता, मार्थर ने बेहूसीले लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? स्पेशल लेबॉर्ट्री के सब साइंसदान जिन्होंने हर डब्बे को एक बार नहीं 10 बार चेक किया है, वो झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। क्यों? नॉनसेंस। तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा, सेक्रेटरी साइंस ने चीखते हुए कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो मार्थर बुत की तरह रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। बॉस, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लॉन्च से लेकर एग्रेमिया पहुंचने तक कार्गो हमारे साथ रहा है, और इंजीनियर स्मिथ जैसा तजर्बाकार आदमी अब आम टाल्कम पाउडर तो डब्बों में नहीं भर सकता। फिर आखिर ये सब कैसे हो गया? चंद लम्हों बाद डैनी ने रुक रुक कर कहा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे अपने आप को समझा रहा हो। मार्थर के साकित जिस्म ने यकलक झटका खाया और उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। ये नामुमकिन है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन है, ऐसा नामुमकिन है, मार्थर ने यकलक चीखते हुए कहा, और उसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। फिर कौन बकवास करने आ गया है? नॉनसेंस, मार्थर ने चीखते हुए कहा और एक झटके से रिसीवर उठा लिया। यस, इस बार मार्थर ने हजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। पाकिस्तान से अली इमरान की कॉल है। उसका कहना है कि अगर कॉल अटेंड न की गई तो एग्रेमिया को ऐसा नुकसान होगा जिसकी तलाफी भी मुमकिन ना हो सकेगी। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, मार्थर ने मशीनी लहजे में जवाब देते हुए कहा। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ पाकिस्तान से, और ग्रैंड विक्ट्री का अंजाम अब तक तुम्हारे सामने आ गया होगा। इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो मार्थर बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या 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 मतलब? क्या ये सब तुमने किया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मार्थर ने यकलख्त चीखते हुए कहा। सबर मिस्टर मार्थर, सबर से सुनना पड़ेगा, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे तंज कर रहा हो, और मार्थर को यूं महसूस हुआ जैसे उसका कद यकलख्त छोटा होते होते चिमटी से भी कम हो गया हो, और उसके जहन में जैसे लगातार बम फटने लग गए हों, क्योंकि इमरान की बात से ही वो समझ गया था कि जिसे उसने ग्रैंड विक्ट्री का नाम दिया था वो दरअसल शिकस्त थी। ग्रैंड शिकस्त, और वो भी इमरान के हाथों। लेकिन बहरहाल वो ये ज़रूर जानना चाहता था कि ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और सामने बैठी डैनी और मार्टी के चेहरों पर भी उससे मिलते जुलते तसरात नुमायां नज़र आ रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।